सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हमारी क्लास 10 साइंस का 6th चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, उसकी एमसीक्यू सीरीज़ चल रही थी और 3 वीडियो इस पे आ चुकी थी इस चैप्टर पे, यानी पार्ट 3 तक हमने कर लिया था। और फर्स्ट और सेकंड पार्ट में तो हमने न्यूट्रिशन वाला टॉपिक किया था और थर्ड वाले पार्ट में हमने रेस्पिरेशन स्टार्ट किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट किया था और 37 तक कर लिया था। आज हमारा ये पार्ट 4 रहेगा, रेस्पिरेशन वाला ही टॉपिक रहेगा, लेकिन इसके आगे के यानी 38 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। तो पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट विजिट करके आप देख सकते हो। इस सीरीज़ में मेरी पूरी कोशिश है कि आपका जो पूरा चैप्टर है उसको मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूं, यानी सारी चीज़ें आपके इस सीरीज़ के अंदर कवर हो जाए, ताकि अगर कोई सिर्फ इस सीरीज़ को ही करके चला जाएगा तो भी वो मैक्सिमम से मैक्सिमम एग्ज़ाम में स्कोर कर सके। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 हमारा है, ड्यूरिंग द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बीइंग पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन। अब ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पलर का है। वैसे मैंने बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम्पलर के लिए हैं क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यहाँ पर इसलिए मैंने एग्जाम्पलर लिख दिया क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी से नहीं पूछा गया है। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ह्यूमन बींग्स के टिश्यूज़ के अंदर, तो उसमें क्या होता है, आपका जो पायरुविक एसिड होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो ये कहाँ होता है? अब आप कहोगे ये पायरुविक एसिड कहाँ से आ गया? हमने तो पढ़ा है पायरुवेट। ठीक है, तो देखो इन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं होता। अगर हम पायरुविक एसिड के फॉर्मूले की बात करें तो इसका होता है C3H4O3। ठीक है, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। वहीं अगर हम पायरुवेट की बात करें, जो कि आपके बुक में लिखा होगा, उसका फॉर्मूला होता है C3H3O3। एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया होता है जिसकी वजह से एक चार्ज आ जाता है। ठीक है, निगेटिव। तो अगर आपको पायरुवेट लिखा हो या पायरुविक एसिड लिखा हो, एक ही बात है। ठीक है, ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं है। इसको तो आप चलो आइडिया लगा लोगे, पायरुविक एसिड है, पायरुवेट है, थोड़ा आइडिया लगा लोगे कि चलो वही बात होगी। मेन है कि ये चीज़ कहाँ होती है। आपका जो पायरुवेट या पायरुविक एसिड है ये लैक्टिक एसिड में जो कन्वर्ट होता है तो वो कहाँ होता है? बुक खोलोगे, बुक में आपके पढ़ा होगा तो वहाँ की ये आपका मसल सेल्स के अंदर होता है, लेकिन यहाँ तो मसल सेल्स कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आपने क्लास 9th में सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा कि सेल के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं। उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है। तो ये जो कन्वर्जन है वो मसल सेल्स के अंदर होता है, जैसा कि आपके बुक में लिखा है। तो बात तो सही है, लेकिन मसल सेल्स के अंदर भी कहाँ पर होता है? सेल के अंदर तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो हम कहेंगे कि वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। खैर, मसल सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म का थोड़ा दूसरा सा नाम होता है जिसे हम सैक्रोप्लाज्म कहते हैं। वो नाम आपको याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना कि मसल सेल्स के अंदर भी साइटोप्लाज्म के अंदर ये होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ताजमहल कहाँ पर है, तो एक बंदे ने कहा कि आगरा के अंदर है, दूसरे ने कहा इंडिया के अंदर है। तो देखो दोनों के आंसर सही हैं कि जो आपका ताजमहल है वो इंडिया के अंदर है। अगर मैं पूछूं इंडिया में कहाँ पर है तो कहोगे आगरा के अंदर है। ठीक है, तो इसी तरीके से मसल सेल्स के अंदर तो है, लेकिन मसल सेल्स के अंदर भी किस पार्ट में? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर कहाँ पर है? तो आप कहोगे वो साइटोप्लाज्म के अंदर है। ठीक है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से आपको कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ये बताना है। 4 स्टेटमेंट आपके सामने है। यहाँ कह रहा है पायरुवेट को कन्वर्ट किया जा सकता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बाय यीस्ट। तो बात सही है। आपका यीस्ट क्या करता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करता। तो पायरुवेट को वो किस में कन्वर्ट कर देता है? आपका इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। साथ ही साथ एनर्जी तो रिलीज होती ही है। ठीक है, तो ये पहली वाली बात तो सही है। दूसरी बात करें, फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन केस ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। तो भाई एरोबिक केस में नहीं होता। फर्मेंटेशन कहाँ होता है? एनारोबिक में। फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बात तो गलत हो गई। कहाँ होता है आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होता, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। बेसिकली आपका यीस्ट लिखा होगा ऑप्शन में, तो यीस्ट के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होता। तो ये बात भी गलत हो गई। 4th वाला क्या है? फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। हाँ, ये बात सही है, फर्मेंटेशन के लिए एनारोबिक वाला प्रोसेस यूज होता है। तो 4th ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट और 4th किस ऑप्शन में है? आपका जी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट वो सही है रेस्पिरेशन के बारे में? तो यहाँ कह रहा है ड्यूरिंग इनहेलेशन, यानी जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो रिब्स क्या करती हैं? वो अंदर की तरफ जाती हैं, मूव कर जाती हैं, और जो डायफ्राम है वो ऊपर उठ जाता है। तो क्या ये बात सही है? तो ये बात तो भाई बिल्कुल गलत है। मैं आपको दिखाता हूँ एनिमेशन। तो इस एनिमेशन में आप देख सकते हो कि जो ग्रीन कलर वाला है ये हमारा डायफ्राम है। ये जब नीचे आता है तो लंग्स फैल जाता है और एयर अंदर आ जाती है। लेकिन जब ये ऊपर की तरफ उठेगा
तो देखो एयर बाहर निकलेगी, क्योंकि लंग्स सिकुड़ेगा, लंग्स को दबाएगा ये, तो एयर बाहर निकलेगी। तो जब डायफ्राम राइज करता है, ऊपर जाता है, तो एयर बाहर निकलती है, यानी एयर एक्सेल होती है। जबकि यहाँ इनहेल लिखा हुआ है, तो ये बात तो गलत हो गई। दूसरा क्या है, गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन एल्वेलाइज, ये बात सही है। गैस के एक्सचेंज कहाँ होता है, एल्वेलाइज के अंदर होता है, एक बैलून जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये एल्वेलाई होता है। फोर्थ वाला क्या है, हीमोग्लोबिन हैज़ ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन, तो भाई ये बात गलत है। जो आपका हीमोग्लोबिन होता है उसकी जो एफिनिटी होती है, यानी जो लगाव होता है, जो अट्रैक्शन होता है, वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड में ज़्यादा होता है, तो ये बात तो गलत हो गई। एल्वेलाई क्या करता है, उसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाता है गैस एक्सचेंज करने के लिए। तो ये एनिमेशन आप देख सकते हो, जब गैस इसके अंदर जाती है तो ये एक्सपैंड कर जाता है, फूल जाता है, यानी इसका एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। जब गैस निकलेगी तो ये सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, एरिया इसका कम हो जाएगा। तो ये फोर्थ वाली बात सही है कि एल्वेलाई अपना जो सरफेस एरिया है वो बढ़ा लेते हैं ताकि अच्छे से गैस एक्सचेंज हो सके। तो सेकेंड और फोर्थ, ये डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो इनमें से किसको हम एनर्जी की करेंसी कहते हैं ऑफ सेल इन बायोलॉजी, ठीक है। एनर्जी करेंसी क्या होती है जो कि सेल इस्तेमाल करता है, तो वो आपका सी एटीपी होता है, जिसे हम एडिनोसाइन, टी फॉर ट्राई और फॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट कहते हैं। आपका पहले एडीपी होता है, यानी एडिनोसाइन डाई फॉस्फेट। इसमें जब रेस्पिरेशन होता है, जो एनर्जी निकलती है उसका इस्तेमाल एक मॉलिक्यूल बनाने में हो जाता है। कौन सा मॉलिक्यूल, यही एडीपी और पी, यानी एडिनोसाइन डाई फॉस्फेट और एक फॉस्फेट मिल जाता है और मिल के ये एटीपी बना लेते हैं, ठीक है। तो अब ये इस्तेमाल होगा सेल के अंदर एज अ करेंसी, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, जो एयर पास हो रही होती है थ्रू द नॉस्ट्रिल इज फिल्टर्ड बाय, यानी जो नाक के जो होल्स होते हैं उसके थ्रू जो एयर पास हो रही है, उस एयर को फिल्टर करने का काम किसका होता है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। जो फाइन हेयर्स, जो पतले पतले छोटे से बाल होते हैं नाक के अंदर, वो फिल्टर करने का काम करते हैं। बहुत चीज़ों से फिल्ट्रेशन करते हैं, जैसे आपका कोई कीड़ा वगैरह ना चला जाए तो उससे भी, और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ों से ये आपको प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन का काम आपका इन फाइन हेयर्स का है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर लें तो यहाँ कह रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस है प्लांट के अंदर वो नहीं हो रहा है दिन के टाइम में। इफ़ द प्लांट इज़ रिलीजिंग, यानी अगर दिन में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब प्लांट क्या रिलीज़ कर रहा होगा। अब आप कहोगे दिन में कैसे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो भाई उसे कमरे में अंधेरे में कहीं रख दिया जहाँ सनलाइट नहीं जा रही है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, सीधी सी बात है। या वैसे बादल है, सनलाइट नहीं प्रेजेंट है तो भी नहीं होगा। तो बस इतना समझो कि यहाँ कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो उस केस में प्लांट क्या रिलीज़ कर रहे होंगे। तो देखो प्लांट के अंदर दो प्रोसेस हो रहे होते हैं। एक तो आपका फोटोसिंथेसिस है जो कि फूड बनाने के काम आता है, और उस फूड से एनर्जी निकालने के लिए रेस्पिरेशन, ये दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं। अब रेस्पिरेशन तो हमेशा होता रहेगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए कंडीशन क्या है, सनलाइट का प्रेजेंट होना। तो हमसे कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो उस केस में खाली आपका रेस्पिरेशन हो रहा होगा। और रेस्पिरेशन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है प्लांट को, ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, ठीक है। तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो क्या रिलीज़ होगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, शॉर्ट में अगर बताऊं कि अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा होता तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ ना हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि देखो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करेगा प्लांट और ऑक्सीजन निकाल देगा। यह ऑक्सीजन थोड़ा सा हिस्सा चला जाएगा रेस्पिरेशन के अंदर, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए बहुत थोड़े ऑक्सीजन की ज़रूरत है, प्लांट को ज़्यादा काम तो करना नहीं है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा वो इन्वायरमेंट में ना जाके, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है ना, तो यहीं पर आके चला जाएगा, ठीक है। तो जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा, और फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में चला जाएगा, ठीक है। तो हमसे कह रहा है फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, मैराथन के टाइम क्या होता है, कभी कभी हमें एक पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, यानी जो हमारे लेग्स की मसल्स हैं ना वो एक तरह से टाइट सी हो जाती हैं। मैराथन में हम बहुत दौड़ लिए, ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। तो ऐसा क्या चीज़ एक्यूमुलेट हो जाता है, ऐसा क्या चीज़ जमा हो जाता है जो आपके लेग की मसल्स हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, ठीक है, यानी अकड़ से जाता है, क्रैम्प्स जैसा हो जाता है। तो ये चीज़ तो हमने पिछले कई क्वेश्चंस में देख ली कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, लैक्टिक एसिड की वजह से होती हैं, ये डेवलप हो जाता है मसल्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि किसके अंदर जो ब्रीदिंग रेट है वो हाइयर होगा। तो भाई जो आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका ब्रीदिंग रेट हाई होता है। अगर हम टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीन पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म
से कंपेयर करें तो जो पानी में रहने वाले एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनका ब्रीदिंग रेट हाई होगा। तो देखो, मैन तो ज़मीन पे रहता है, डॉग, स्पैरो, सिर्फ एक फ़िश है जो पानी में रहती है, और फिश का जो है वो ब्रीदिंग रेट हाई होगा। क्यों हाई होगा? क्योंकि जो वाटर है उसके अंदर जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता है वो बहुत कम होता है, और वही इस्तेमाल करते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन के लिए। तो एक बार में बहुत थोड़ा ऑक्सीजन को मिल पाता है, इसीलिए जल्दी जल्दी वो सांस लेते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो कह रहा है कौन सा जो सीक्वेंस है वो करेक्ट है एरोबिक रिएक्शन जो होती है यीस्ट के अंदर उसके बारे में। तो बिल्कुल आपका फ्लो डायग्राम दिया है बुक में, अगर आता होगा आप तो बिल्कुल आप आसानी से कर लोगे कि पहला तो क्या होता है, ग्लूकोज होता है, वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये तो बात सही है, यहाँ तक तो सब में कॉमन ही है। आगे क्या है, प्रोडक्ट क्या बनता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल बनता है, इसमें शो कर रहा है। ठीक है, तो बी और सी तो ऐसे ही गलत हो गए। साथ में एनर्जी भी निकलती है, लेकिन बेसिकली यहाँ पर 2 ही लिखा हुआ तो हम यही देखते हैं। तो ये कहाँ होता है, तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होता, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। अब आपके बुक में तो सिर्फ इतना लिखा है यीस्ट कि यीस्ट के अंदर होता है। तो भाई यीस्ट क्या है, एक यूनिसेलुलर फंजाई है, यानी एक सेल का ये बना हुआ होता है, तो इसका भी स्ट्रक्चर होता है। तो ये पूरा एक सेल हम मान लेते हैं उसका यीस्ट है। तो उसमें न्यूक्लियस भी होता है, वैक्यूल्स भी होता है, माइटोकॉन्ड्रियाज भी होते हैं। तो बीच में जो खाली वाली स्पेस होती है, ठीक है, वो आपका साइटोप्लाज्म होता है। तो अगर आपको यीस्ट लिखा हो तो भी ऑप्शन सही है। यीस्ट के अंदर कहाँ होता है उसके बारे में पूछेंगे तो यीस्ट के अंदर भी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बुक में लिख लेना, जहाँ पर लिखा है इन यीस्ट उसी के नीचे लिख लो साइटोप्लाज्म, यानी यीस्ट के अंदर भी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, कह रहा है इनमें से कौन सा सही है अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात करें। ठीक है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके रेस्पिरेशन करना है। तो ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ए वाला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। फिर पायरुवेट से क्या बनता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बनना है और यहाँ बनना है, यानी सी वाला तो भी गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ एनर्जी भी दिखाया हुआ है। तो बी और डी में कौन सही होगा, तो देखो जो आपको पूरी तरह से रिएक्शन दी हुई है बुक के अंदर, वहाँ पर आपका ग्लूकोज है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये पायरुवेट और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, पायरुवेट प्लस नीचे एनर्जी भी आपका लिखा हुआ है, और फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, रेस्पिरेशन में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कहाँ होता है, तो वो आपका एल्वेलाइज के अंदर होता है। ठीक है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मैंने दिखाया था, उसके अंदर एयर जाती है तो ये फूल जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं के थ्रू आपका जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स के अंदर एंटर करता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, इसमें यह पूछ रहा है कि जो आपका रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है थ्रॉट के अंदर ह्यूमन बींग्स के, उसका काम क्या है। तो भाई ये ऐसा हमारा थ्रॉट होता है, यानी आपका ट्रैकिया कह सकते हो, गले के अंदर आपका ट्रैकिया होता है, विंड पाइप प्रेजेंट होता है। तो ये फ्लेक्सिबल टाइप का होता है, तो यहाँ पर ऐसे रिंग जैसा लगा हुआ होता है। ठीक है, रिंग ऑफ कार्टिलेज जिसे हम कहते हैं। ठीक है, सॉफ्ट बोन्स होती हैं जिसे कार्टिलेज कहा जाता है, ऐसे ऐसे ये लगी होती है थोड़ा थोड़ा गैप पे। ये एक तरह से सपोर्ट देती हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि जो आपका एयर पैसेज है वो कोलैप्स न करने पाए, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये ऐसे जो विंड पाइप है चिपक सकता है, बंद हो सकता है। तो ये जो रिंग्स है ये इसको सपोर्ट करती हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। इनका इस्तेमाल ये है, यूज़ ये है कि एयर पैसेज को कोलैप्स नहीं होने देते। क्वेश्चन नंबर 50 है, ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल, यानी जब सांस ली जाती है और एयर को अंदर और बाहर किया जाता है, तो लंग्स के अंदर हमेशा एक रेसिडुअल वॉल्यूम एयर का रहता है। यानी फॉर एग्जांपल जैसे सांस ली हमने तो 100 यूनिट एयर लंग्स के अंदर गई। ठीक है, तो लंग्स से जब बाहर निकलेगी तो पूरी की पूरी एयर ना निकलेगी, बल्कि मान लेते हैं हम सिर्फ 80 निकली, 20 अभी भी लंग्स के अंदर रह जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका क्या इस्तेमाल होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि रेस्पिरेशन वाला जो प्रोसेस है ना, एनर्जी निकालने वाला, वो हमेशा कंटिन्यू रहना चाहिए, उसमें ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर हम सांस लिए 100 यूनिट गई और हम एयर बाहर निकाल दिए तो लंग्स खाली हो गया, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो गई, तो उस केस में रेस्पिरेशन रुक जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ एयर अगर रह जाएगी तो क्या होगा, ये जो 20 यूनिट रह गया है इसमें अपना एक्सचेंज चलता रहेगा, तब तक कि नई आ जाएगी तो ये पुरानी वाली निकल जाएगी। ठीक है, इसीलिए बचा रहता है ताकि सफिशिएंट टाइम मिल सके, जो ऑक्सीजन है वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसके अंदर आ जाए। ठीक है, गैप ना होने पाए। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, पिगमेंट क्या होता है, कलरफुल सब्सटेंस होता है जो कि ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि ऑक्सीजन को लेता है लंग से और टिश्यू तक पहुंचाता है। उन टिश्यूज़ के अंदर जहां पर ऑक्सीजन की कमी है,
बेसिकली ये ऐसा पिगमेंट है, ऐसा कलरफुल सब्सटेंस है जिसका काम ये है कि ऑक्सीजन को लेकर अपने ऊपर लाद के जहाँ पर भी कमी है वहाँ ये पहुँचा दे। तो ये कौन सा पिगमेंट है? तो वो आपका डी ऑप्शन होगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का ही काम होता है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करे, अपने साथ ले चले। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, जो आपका एल्वेलर सरफेस है, यानी जो एल्वेलाई की सरफेस है, उसको अगर हम फैला दें तो उसका एरिया करीब करीब 80 मीटर स्क्वायर बनेगा, जो कि बहुत बड़ा होता है, 80 मीटर स्क्वायर। तो ये जो बड़ा सा एरिया, सरफेस एरिया अवेलेबल होता है, इन्हीं के थ्रू गैस एक्सचेंज होती है। तो इससे क्या होता है, ये क्या करता है भाई? अगर छोटा एरिया होता तो क्या नुकसान होता? इतना बड़ा जो एरिया है, इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे ये होता है कि जो एक्सचेंज की एफिशिएंसी है वो ज़्यादा हो जाती है। एफिशिएंसी का मतलब कोई भी चीज़ एक बार में कितना ज़्यादा आपको आउटपुट मिल रहा है। जैसे मान लो एक हफ्ते आपने पढ़ाई की और एक चैप्टर आपने तैयार कर लिया, और कोई दूसरा बंदा है वो 3 दिन के अंदर चैप्टर को तैयार कर लिया। तो 3 दिन में यानी जल्दी कर लिया उसने, तैयार दोनों का सेम हुआ, यानी एक ही चैप्टर, लेकिन इसने जल्दी कर लिया तो इसकी एफिशिएंसी हम कहेंगे ज़्यादा है, ठीक है। तो उसी तरीके से एक बार में जितनी ज़्यादा गैस एक्सचेंज हो जाएगी उतना ही ज़्यादा हम कहेंगे वो एफिशिएंट है। तो ज़्यादा सरफेस एरिया होने से फ़ायदा ये होगा कि इंक्रीज़ द एफिशिएंसी ऑफ एक्सचेंज, जो एक्सचेंज की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा गैस का एक्सचेंज हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, जो आपका हीमोग्लोबिन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? तो वो आपका रेड ब्लड कॉर्पसेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो आपके RBCs होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। तो यहाँ आकर हमारा जो रेस्पिरेशन वाले टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे मैंने कवर करा दिए हैं आपको। अगर कुछ क्वेश्चन रह जाएगा तो वो हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो और भी MCQ वीडियोज़ आप बायोलॉजी वाले सेक्शन की प्लेलिस्ट से देख सकते हो। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी तरह क्लास 10 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनकी भी प्लेलिस्ट है, वहाँ उसकी क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो। ना मिले तो मुझे कमेंट कर देना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो अगली वीडियो से हम ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के जब ऑल पे क्लिक कर देंगे तो नई वीडियो आते ही आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।